कर पाए। चलिए, तो आपका जो टॉपिक है यह है माइंस एक्ट 1952। ठीक है, यहाँ से मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माइंस एक्ट जो है, माइंस एक्ट वो सभी के लिए है, चाहे आप कोल में हो, मेटल में हो या ऑयल फील्ड में हो, सभी लोगों के लिए माइंस एक्ट सेम होता है। हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 100% आते हैं माइंस एक्ट से। माइंस एक्ट जो है वो पूरे कोल माइंस, मेटल माइंस पर एकदम लागू होता है। इसमें जो कंडीशन बताई गई है, इसी के आधार पर रूल्स, रेगुलेशन या कोई भी प्रावधान बना है। माइंस एक्ट जो है वो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। जो भी माइनिंग फील्ड में काम करना चाहता है या रहता है, उसको तो एकदम बिल्कुल आवश्यक है कि उसको पढ़ना ही चाहिए। माइंस एक्ट में मान के चलिए कि जितने भी 84 प्रावधान दिए हैं, सेक्शन है, वो हर सेक्शन जो है वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान के चलिए आपको जितने भी यहाँ सेक्शन मिलेंगे, उसी से सारे रूल्स, रेगुलेशन या कोई भी प्रावधान बने हैं, वो सब कुछ है। इसमें से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा तो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 जो है ये 1952 में लागू हुआ, और यह सभी कोल, ऑयल, मेटल सभी माइंस पर लागू होता है। माइंस एक्ट 1952 का जो ड्राफ्ट है वो 15 मार्च 1952 को तैयार किया गया था। ड्राफ्ट मतलब कि क्या होता है, जैसे कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनता है, ठीक है, या एक्ट बनता है, मेनली एक्ट की मैं बात करूं, रूल्स रेगुलेशन तो डिपार्टमेंट बना लेता है, बट जो एक्ट बनता है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है हमारे लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से। यानी कि देखिए क्या होता है, जब समाज में या कोई कंपनी में या कोई भी जब व्यापक लेवल पर परिवर्तन करना हो, देश भर में एक समान चीजें चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या है, एक एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, आपको पता है सभी चीज के लिए एक्ट है। चाहे आप माइंस के लिए एक्ट देख लें, या फिर रेलवे के एक्ट देख लें, या फिर मेडिकल का एक्ट देख लें, है ना, मेडिकल लाइन में जाइए, रेलवे में जाइए, या फिर आप जो है मोटर व्हीकल एक्ट है ना, गाड़ी चलती है उसके लिए एक्ट है। ठीक, घरों के लिए भी नियम कानून है, मतलब हर चीज के लिए एक कानून है ना जी। तो उसी प्रकार से माइंस एक्ट 1952 ये माइंस के लिए है। ठीक है, तो कोई भी जब एक्ट बनता है वो कैसे बनता है, जैसे अपने को देश में कोई व्यापक परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमारा लोकसभा में सबसे पहले एक जो भी कमेटी होती है, कमेटी जो है उस, जैसे मान के चलिए कोल मिनिस्ट्री है, तो कोल मिनिस्ट्री वो सजेस्ट करेगी कोल मिनिस्टर को कि सर ये वाला जो है आप इस पे ऊपर कुछ नियम बनाइए, ताकि कोयले के ऊपर पूरे देश में नियम लागू हो सके। तो वो क्या करेगा, फिर उनकी जो कमेटी है वो तैयार करेगी, एक ड्राफ्ट बोलते हैं जिसको। और ड्राफ्ट को क्या होता है कि वो रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा के सामने, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपी जीत के जाते हैं, जिनको हम सांसद भी कहते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, फिर इनमें से जो मिनिस्ट्री होती है, ये मिनिस्ट्री क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है इनका। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंट करती है कि सर इसके ऊपर कानून बनाना, जैसे माइंस एक्ट को लेकर के हुआ। तो ये सबसे पहले लोकसभा से इसका बिल तैयार होता है, वो सबसे पहले बिल होता है। ठीक है, याद रखना, जब तक वो पास नहीं होता तब तक वो एक्ट नहीं बनता, वो नॉर्मल बिल होता है। वो बिल जो है सबसे पहले लोकसभा से पास हुआ, लोकसभा के बाद जो है वो राज्यसभा से पास होता है, और राज्यसभा के बाद वहां से जब पास हो गया दो जगह से, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है हमारे, प्रेसिडेंट उस पर जो है सिग्नेचर करते हैं कि इस तारीख से ये चीजें लागू हो गई। ठीक है, तो ये एक कानून बनाने का तरीका है, याद रखिएगा। तो उसी प्रकार से माइंस एक्ट 1952 एक प्रकार का कानून है, तो इसको जो है सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। और मुझे यहीं से माइनिंग में पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, मैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँ माइनिंग के। ठीक है, बट मुझे जो इंटरेस्ट पहला है वो माइंस एक्ट 1952 से आता है, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हर रूल्स रेगुलेशन के लिए यहाँ पर से। ठीक है, तो माइंस एक्ट 1952 का जो ड्राफ्ट है
वो 15 मार्च 1952 को वो किया गया था। ठीक है, मतलब तैयार किया गया था। और माइंस एक्ट 1952 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ, और ये पूरे देश पर लागू होता है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पर लागू होता है। और याद रखिएगा कि कोल, मेटल, ऑयल पर ये सब पर लागू होता है। जितने प्रकार की माइंस है, स्टोन माइंस हो, ठीक है, पत्थर की हो, या फिर मेटल में कोई भी सेक्टर हो, ठीक है, उस पर, या फिर कोल का सेक्टर हो, या फिर ऑयल निकालने का देश भर में सेक्शन हो, सेक्टर हो, उस पर ये सभी पर लागू होता है। अब आइए बात करते हैं, तो समझ गए कि कैसे बनता है, कहाँ लागू होगा। अब आइए टॉपिक पर बात कर ली जाए, है ना। सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का हिंदी मीनिंग होता है प्रारंभिक। यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा सेक्शन बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। ठीक है, ये जो पहला टाइटल जो बोलेगा उसी चीज में सारी चीजें शामिल होती है। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं माइंस एक्ट 1952। एक्सटेंड का मतलब होता है कि कहाँ पर ये एक्सटेंड है, तो ये ऑल ओवर इंडिया, होल ऑफ द इंडिया, पूरे भारत पर लागू होता है। कमिटमेंट की हम बात करें तो ये किस डेट से, तो ये यहाँ पर डेट बोलता है कि 31 दिसंबर 1953 के बाद की कोई डेट नहीं होगी। उस मतलब 1953 के बाद की जो भी माइंस ओपन होगी वहां ऑटोमेटिक ये लागू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन लागू होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही माइंस एक्ट को जो है वो बनाई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि जैसे अभी आप जानते हैं सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको पता है गवर्नमेंट कौन सी चल रही है अभी। ठीक है, पिछले 14-15 सालों से कोई परिवर्तन हुआ नहीं है ना। चलिए, ये तो हमारा हुआ पहला सेक्शन। सेक्शन नंबर 2 पर आते हैं, बात करते हैं डेफिनेशंस की। ये सेक्शन हमेशा ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी रूल्स रेगुलेशन या एक्ट का सेक्शन नंबर 2 होता है जो, ये रेगुलेशन नंबर 2 है जो, या फिर रूल्स नंबर 2 है, वो इम्पोर्टेंट होता है डेफिनेशन के लिए, क्योंकि वो पूरी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाता है। जितना भी हमारे माइंड सेट में हमको पढ़ना है उसका एक शॉर्ट, ठीक है, एक छोटा सा प्रारूप जो है वो हमको डेफिनेशन में मिल जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा बोलता है कि इस एक्ट, इन दिस एक्ट एक्सटेंड टू अदरवाइज रिक्वायर, ये जो है कुछ मतलब लागू होगा। आइए देखते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है, इसमें ओमिटेड कर दिया गया है। ओमिटेड मतलब कि इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ओमिटेड का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, रद्द करना। ओके, हाँ, सी नंबर का जो पॉइंट है वो है एडल्ट के बारे में। एडल्ट का मतलब होता है जवान। कोई भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार कब है, जब उसकी एज 18 साल या उससे अधिक हो। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की जो पहले मैरिज लाइफ थी, मतलब शादी वगैरह कर सकता था, अभी तो खैर बढ़ गई है, तो वो थी 18 साल। और वोटिंग का अधिकार कब मिलता है, आप 18 साल की एज पर। तो ये माना जाता है कि एडल्ट जो होता है, एडल्ट का मीनिंग होता है 18 ईयर्स। ठीक है, याद रखना। कंप्लीटेड मतलब 18 साल एक दिन का होना चाहिए व्यक्ति। जैसे अगर आपको बनाना है पैन कार्ड, तो 18 साल एक दिन चाहिए, क्योंकि वो एडल्ट का ही बनता है। ठीक है, तो 18 ईयर्स प्लस बोला जाता है, इसको प्लस भी कर सकते हैं, या 18 साल एक दिन का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एडल्ट। याद रखिएगा। ठीक है, तो एडल्ट समझ में आ गया, बस सिंपल है। दूसरा है एजेंट। एजेंट क्या होता है, माइंस में एजेंट जो होता है वो मैनेजर से ऊपर होता है और जनरल मैनेजर से नीचे होता है। एजेंट का जो काम होता है वो मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन का होता है। और एजेंट दो चीजें देखता है, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ये एक मैनेजर का हिस्सा भी है। ठीक है, इसको कॉपी किया गया है कि मैनेजर का काम भी एजेंट देखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा जो है ये फाइनेंशियल कंडीशन भी देखता है माइंस की, तो इसीलिए इसको एजेंट कहते हैं। ठीक है, दो चीजें देखता है, याद रखना, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, प्लस आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मैंने एजेंट जो है वो दो चीजों को दिखेगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है कि व्हेन यूज टू रिलेशन ऑफ माइंड्स एवरी पर्सन वेदर टू अपॉइंटेड सच और नॉट एक्टिंग टू प्रोस्पेक्टिंग, है ना, परपोर्टिंग एक्ट टू बिहाव द ऑनर।
ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ये कि ये ऑनर के बिहाफ में काम करेगा, यानी कि ऑनर के नीचे रहेगा, एजेंट। ठीक है, और आप इसमें देखें तो आपका ये काम जो लिखा है टेक्स्ट इन द पार्ट, यानी कि इसका क्या क्या काम रहेगा, ये सिंपल लिखा है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। ठीक है, और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ, इसके अलावा भी जो माइंस की चीजें हैं वो देखने का काम करेगा। तो याद रखिएगा, एजेंट का जो अपॉइंटमेंट है वो ऑनर के द्वारा होता है, ऑनर के बिहाफ में रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑनर हर जगह हो नहीं सकता। जस्ट लाइक मान के चलिए कि बीसीसीएल एक कंपनी है, उसका सीएमडी है, ठीक है, जो भी है वो सीएमडी हर माइंस में तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया है कि एक जो है सिस्टम पैनल बनाया है, जिसमें जनरल मैनेजर है, उसके नीचे एजेंट है, उसके नीचे मैनेजर है। ठीक है, और सबसे ऊपर में सीएमडी है। तो एक लेवल क्राइटेरिया है। तो उसी प्रकार से एजेंट जो होता है वो मैनेजर के ऑनर के बिहाफ में काम करता है। दो चीजों को ये कवर करता है, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, ये पार्ट ऑफ मैनेजर से। ठीक है, इस मैनेजर का ये पार्ट है। और दूसरा ये फाइनेंशियल कंडीशन को देखता है, तो इसी को हम एजेंट कहते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा एजेंट क्या होता है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलता है चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर का मतलब होता है कि जो माइंस एक्ट के अधीन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड है। चीफ इंस्पेक्टर का सिंपल सा मीनिंग समझिए, डीजीएमएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। जो डीजीएमएस होता है, डीजीएमएस का जो हेड हो गया, मेन व्यक्ति हो गया, वो है हमारा चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी ये हमारा है, कौन है, ये हमारा चीफ इंस्पेक्टर। आप इसमें बार बार एक वर्ड देखेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, आगे मिलेगा ये। रीजनल इंस्पेक्टर का मतलब होता है एक रीजन के लिए अपॉइंट, स्पेसिफिक एरिया। क्योंकि देखिए डीजीएमएस का एक हेड ऑफिस है, वो है धनबाद में, और वहां वो बैठता है। ठीक है, तो वो डीजीएमएस हर जगह तो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या करा है, या मतलब नियम है, ये प्रावधान है, उनके नीचे है आरआई, इसको बोलते हैं रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, इसको हम डीएमएस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर कहीं डीएमएस का वर्ड आ गया, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी ये होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टर जनरल नहीं लगा है। ठीक है, याद रखना, डीएमएस हो ये। तो डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी जो होता है ये एक प्रकार का रीजनल इंस्पेक्टर है, और एक ये रीजन में बैठता है। जैसे कि जबलपुर एक रीजन है, मान के चलिए, रांची का रीजन हो गया। ठीक है, नागपुर एक रीजन है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन में जो है रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं, इनको हम डीएमएस कहते हैं। और जो सबसे ऊपर होता है ये चीफ इंस्पेक्टर होता है, जो धनबाद में बैठता है, इसी को चीफ इंस्पेक्टर या डीजीएमएस कहा जाता है। दोनों का मीनिंग एजा सेम है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का कमेटी। कमेटी जो है वो सेक्शन नंबर 12 के अधीन, जो सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे ना उसमें बताएंगे। ठीक है, कमेटी क्या होती है। तो सेक्शन नंबर 12 के अधीन जो है वो कमेटी का गठन होता है, उसी को कमेटी कहते हैं। अगर हम बात करें डे का, तो डे का मतलब होता है 24 घंटे का समय। आपको पता है दिन क्या होता है, रात के 12 बजे से लेकर के अगले रात के 11:59 PM तक वो एक दिन होता है। ठीक है, उसी को हम दिन कहते हैं, यानी कि मध्य रात्रि से 24 घंटे के समय को दिन कहा जाता है। अंडरस्टूड, सिंपल है। दिन तो पता ही है, दिन की परिभाषा बताने लायक नहीं है, पर फिर भी बता दिया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का मतलब होता है कलेक्टर की बात हो रही है, इसको हम डीएम भी कहते हैं कलेक्टर को, या आईएएस भी कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सेम ही है। तो कलेक्टर का मतलब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब होता है एक जिले के लिए अपॉइंट कलेक्टर है। इसका जो प्रारूप है, ये प्रावधान है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। याद रखना है, कलेक्टर जो होता है इसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, याद रखना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट इसको इधर उधर कर सकती है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर वगैरह कर सकती है, बट जो ज्यादा पावर्स है वो सेंटर के पास है। ठीक है, तो डीएम का मतलब यही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति जो एक जिले को रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, उसी को हम कलेक्टर कहते हैं। अंडरस्टूड, बहुत ईजी है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है एच नंबर का, ये है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, सिंपल सीधी सी बात समझना, मैं पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहा हूँ। माइंस में मैनेजर, ऑनर या एजेंट के द्वारा, ऑनर
एजेंट या मैनेजर के द्वारा लिखित में, ठीक है, या मैनेजर के द्वारा, मैनेजर मेनली होता है क्योंकि ऑनर एजेंट तो हर जगह आता नहीं है, मैनेजर के द्वारा लिखित में कोई व्यक्ति को काम दिया जाता है, वह पर्सन वो उस माइंस में काम करता है, चाहे उसे सैलरी मिलती हो या नहीं मिलती हो। किसी मैनेजर ने अगर उसको अपॉइंट किया है तो वो एक प्रकार का एम्प्लॉय है, याद रखना। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो होता है वो कहीं पर भी माइंस में मैनेजर के अधीन अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पॉइंट लिखा है, ये लिखा है एम्प्लॉय माइंस टू वर्क द मैनेजर और वर्क एनी अपॉइंटेड द ऑनर एजेंट और मैनेजर, ऑनर एजेंट या मैनेजर ने उसको अपॉइंट किया हो, ठीक है। वेज और नॉट यानी कि उसको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, इंक्लूडिंग द माइनिंग ऑपरेशन, वो माइनिंग के किसी काम में लग सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द एनी डायरेक्शन, ठीक है, मतलब उसको डायरेक्शन के आधार पर कहीं पर भी इसको फिक्स किया जा सकता है, वो होता है एम्प्लॉय। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब तो सिंपल ही है। चलिए, माइनिंग के कहीं पर भी लगा हो, चाहे जैसे ड्रिलिंग के काम में लगा हो, ठीक है, या माइंस में देख रेख के काम में लगा हो, ठीक, या माइनिंग ऑफिस में बैठा हो, ठीक है, ये कहीं पर भी हो सकता है, तो उसी को हम कहते हैं कि भैया ये एम्प्लॉय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है, ये इंस्पेक्टर का जो मतलब हुआ, ये हुआ हमारा रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, या रीजनल इंस्पेक्टर के नीचे भी होते हैं, पता है आपको, रीजनल इंस्पेक्टर के नीचे भी होते हैं, ठीक है। जैसे माइनिंग का अलग इंस्पेक्टर होता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल का एक इंस्पेक्टर होता है, मैकेनिकल का इंस्पेक्टर होता है, अलग अलग चीजों के होते हैं, ठीक है, तो वही इंस्पेक्टर की बात हो रही है। तो इंस्पेक्टर जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने अपॉइंट किया हो और उसको कुछ पावर्स दी हो, है ना, मतलब कुछ थोड़ी बहुत पावर उसको भी मिल सकती है भाई, इंस्पेक्टर नाम लगा है तो उसी को हम बोलते हैं इंस्पेक्टर। ये लिखा है, मीन्स द इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस अपॉइंट दिस एक्ट इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट exercising power of performing to duty on inspector empowered by the exercise perform, यानी कि इसमें बोल रहा है कि इंस्पेक्टर का मतलब जिसको अपॉइंट किया हो, उसके बड़े इंस्पेक्टर जैसे डीजीएमएस ने, और वह जो है पर्सन जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी एज ए इंस्पेक्टर हो सकता है, याद रखिएगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक इंस्पेक्टर के तौर पर कुछ दिन के लिए अपॉइंट कर सकता है, परमानेंटली नहीं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, या फिर कोई अदर पर्सन जिसको अपॉइंट किया हो इंस्पेक्टर, तो वो इंस्पेक्टर के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन है, यह है माइंस की डेफिनेशन। माइंस का मतलब क्या होता है? माइंस का मतलब होता है कि जहां पर एक्सकेवेशन करने पर, एक्सकेवेशन का मतलब होता है हिंदी में खुदाई, किसी भी जगह पर खुदाई किया जाता है मिनरल्स को सर्च करने के लिए या मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए, यानी कि आप सर्चिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं ना, कुछ मिनरल्स को जैसे जांच किया जाता है कि यहाँ पर है कि नहीं कोयला, यहाँ पर गैस है कि नहीं, तो मिनरल्स को सर्च करना या मिनरल्स को निकालने के लिए की गई वर्किंग को हम माइंस कहते हैं। माइंस में अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट, बोर होल, ड्रिलिंग, ये सभी कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। गैस का काम हो, माइनिंग का काम, तो सब कुछ। देखिए लिखा है कि मीन्स द एक्सकेवेशन वेयर ऑपरेशन पर्पस ऑफ सर्चिंग फॉर ऑब्टेनिंग मिनरल्स बीइंग टू कैरिड इंक्लूड, इनमें सारी चीजें इंक्लूड की गई है। मिनरल्स को सर्च करने या मिनरल्स को निकालने के लिए किया गया काम माइन कहलाता है, और माइंस में इन चीजों को इंक्लूड किया गया, जैसे कि सभी प्रकार के बोर होल, ऑयल वेल्स इंक्लूडिंग द प्लांट्स इंक्लूडिंग द ऑयल ऑयल फील्ड, ठीक है, शाफ्ट, शाफ्ट माइंस हो जाएगी, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, ठीक है, ये लिखा है ओपन कास्ट आपके सामने, जो भी है, कन्वेयर बेल्ट, एडिट, लेवल, प्लेन, ठीक है, प्लान, या फिर मशीनरी वर्क, रेलवे का वर्क, या फिर ट्रामवे, ठीक है, जहाँ चलते हैं, ठीक है, रेल, और ऑल प्रोटेक्टिव, ठीक है, माइंस में, या कोई वर्कशॉप है, ठीक है, या फिर वहां पर कोई भी मैनेजमेंट का काम है, पावर जनरेशन है, सब स्टेशन है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, रेक्टिफायर है, कन्वर्टर स्टेशन है, ठीक है, यानी कि माइंस के दायरे में जितनी भी चीजें शामिल है वो सभी माइंस माइन कहलाएगी,
ठीक है, वर्कशॉप है वो भी माइन के अंतर्गत है, मतलब इसको इंक्लूड किया गया है। माइंस का डेफिनेशन तो आपको पता है कि मिनरल्स को सर्च करने या मिनरल्स को निकालने के काम को हम माइन कहते हैं, और इसमें सारी चीजें इंक्लूड है, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, बोरहोल, ड्रिलिंग, ठीक है, या फिर कोई मतलब कन्वेयर्स बेल्ट, वर्कशॉप, ठीक है, सब स्टेशन, सारी कुछ माइंस के अंतर्गत आता है। अंडरस्टूड, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोग का डेफिनेशन मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है कि एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के अंदर से मिल रही है, ठीक है, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मिनरल्स आप देखते हैं जस्ट लाइक मान के चलिए कि कोयला है, तो कोयला का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल मतलब आंखों से क्या दिख रहा है कि वो ब्लैक है, ठीक है, वो टुकड़ों में है, उस वो लेयर्स में फैला रहेगा, ठीक है, और उसमें जो है वो चमकदार होता है कोयला, ठीक है, उसमें कितने प्रकार की जो है वो डिवाइड है, जैसे कि टाइप ऑफ कोल है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइड है, मतलब कितनी चीजें हैं पहचानने के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना जी। तो उसी को केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें कौन कौन सी गैस है, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, इसमें क्या क्या सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, या कार्बन है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो वही बोल रहा है कि मिनरल्स का मतलब होता है एनी सब्सटेंस जो अर्थ के अंदर से मिलता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, डिगिंग, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, क्वारिंग, या एनी ऑपरेशन, किसी भी तरीके से वो मिलता है। इसमें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को भी शामिल किया गया है, इंक्लूडिंग टू नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, वो सारी चीज मिनरल्स के अंतर्गत आती है। अंडरस्टूड। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? एनी सब्सटेंस जो जमीन के अंदर से मिलता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ड्रिलिंग हो, ड्रेजिंग हो, हाइड्रोलिकिंग हो, या फिर किसी भी माइनिंग ऑपरेशन के माध्यम से मिलता है, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। इसमें ऑयल और नेचुरल गैस को भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ द माइंस, यानी कि ऑफिस का मतलब होता है माइंस के सरफेस पर कोई बिल्डिंग है तो वो माइंस का ऑफिस है, वही है। ओपन कास्ट, ओपन कास्ट का सिंपल मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। ओपन कास्ट का मतलब होता है, देखिए दो मीनिंग समझना है एक ही चीज में, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों को समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए ये एक लेयर है, ठीक है, रहेगा तो पढ़ाऊंगा। देखिए जस्ट मान के चलिए आप, ये एक लेयर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सुपर जसेंट रॉक। क्या बोलेंगे? सुपर जसेंट रॉक। ये जो सुपर जसेंट रॉक है ये एक प्रकार का हार्ड है, ठीक है, हार्ड लेयर से ये। अगर सुपर जसेंट रॉक के नीचे आप माइनिंग करते हैं तो ये अंडरग्राउंड माइनिंग हो जाएगा, और सुपर जसेंट रॉक के ऊपर आप करते हैं तो ये ओपन कास्ट माइंस हो जाएगा, ठीक है। ओपन कास्ट का सिंपल एक डेफिनेशन बताऊं तो ये होता है, सरफेस पर लार्ज होल करके मिनरल्स को निकालने की प्रक्रिया ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। अंडरग्राउंड माइनिंग अगर पूछे तो सुपर जसेंट रॉक के नीचे मिनरल्स को निकालने की प्रक्रिया अंडरग्राउंड माइनिंग कहलाती है, ठीक है। एक ये लेयर है, आप इसमें देखेंगे सुपर जसेंट वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको याद रखिएगा। सुपर जसेंट के ऊपर है तो ओपन कास्ट है, और नीचे है तो अंडरग्राउंड है। ये लिखा है कि means the quarry is the excavation where any operation to purpose of searching, obtaining of minerals being to not to a shaft excavation extend below superjacent ground, ठीक है, ठीक। तो ये ओपन कास्ट माइंस है, सुपरजसेंट ग्राउंड के ऊपर की गई माइनिंग, ठीक। ये लिखा है ना आपके सामने, नॉट टू शाफ्ट एक्सकेवेशन, यानी कि इनमें शाफ्ट और कोई अंदर की चीजें शामिल नहीं है, सुपर जसेंट ग्राउंड के नीचे नहीं है, ऊपर है, ठीक है। ये लिखा है नॉट, यहाँ समझ लिएगा, नॉट टू बीइंग शाफ्ट और एक्सकेवेशन, मतलब कि शाफ्ट नहीं है, कोई ऐसी खुदाई नहीं है जो सुपर जसेंट रॉक के नीचे है। सुपर जसेंट रॉक के ऊपर मिनरल्स को निकालने या मिनरल्स को सर्च करने की प्रक्रिया को हम जो है ओपन कास्ट वर्किंग कहते हैं। ओके, तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और अंडरग्राउंड माइनिंग तो सिंपल है, सुपर जसेंट रॉक के नीचे से मिनरल्स को निकालने या सर्च करने की प्रक्रिया को हम
अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ऑनर का डेफिनेशन। ऑनर का सिंपल मीनिंग याद रखिएगा कि ऑनर का मतलब होता है जिसकी माइंस है, ठीक है, या जिस व्यक्ति या कंपनी ने जमीन को लीज पर लेकर के रखी है या उसको खरीद के रखी है, या तो लीज मतलब किराए से है या फिर उसको परमानेंट खरीद ली है, तो वो जो है उसका मालिक हो जाता है, उसी को हम ऑनर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, बस इतना ही चीजें याद रखिए। नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब्ड। जब भी आपसे पूछता है कि प्रेस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है, तो आप याद रखिएगा प्रेस्क्राइब का मीनिंग है रूल्स रेगुलेशन बाय लॉ। ठीक है, मतलब प्रेस्क्राइब का मतलब क्या हो रहा है, हिंदी मतलब पहले समझिए ना इसको। हिंदी मतलब क्या बोल रहा है कि एक्ट के अधीन क्या क्या चीजें बन सकती है। प्रेस्क्राइब, इसके अधीन क्या क्या चीजें डाइवर्सिफाई की जा सकती है, क्या क्या बनाया जा सकता है। तो एक्ट के अधीन क्या बन सकता है, रूल्स रेगुलेशंस और बायलॉस बन सकता है, बस वही चीज है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, देखिए कभी भी आप डॉक्टर की जब लाइन में जाएंगे तो आप वहां पर डॉक्टर का वर्ड नहीं देखेंगे, वहां पर लिखा था मेडिकल प्रैक्टिशनर, है समझ में। तो वही है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 है ये। ठीक है, यहाँ 1959 लिखा है पर याद रखिए 56 है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अधीन अपॉइंट किया गया व्यक्ति वो होगा क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर या डॉक्टर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन रूल्स बायलॉज। तो रेगुलेशन रूल्स बायलॉज जो है वो किसके अधीन बनाए जाते हैं, वो एक्ट के अधीन। कभी जब भी पूछे कि रेगुलेशन रूल्स और या फिर बायलॉज किसके अधीन बनेगा, तो याद रखिएगा एक्ट के अधीन। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रिले और शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को समझ में आता है। शिफ्ट का मतलब होता है कि आपकी माइंस में जैसे एक शिफ्ट चल रही है, जैसे कि सुबह 8 से लेकर के शाम के 4 बजे तक, फिर दूसरी शिफ्ट चल रही है शाम को 4 से लेकर के रात के 12 बजे तक, 8 घंटे की शिफ्ट मान रहा हूँ मैं, और फिर रात के 12 से लेकर के सुबह के 8 तक, ये 8 घंटे की शिफ्ट है, इसी को शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, शिफ्ट देखिए क्या लिखा है, वेयर वर्क टू सेम काइंड आउट ऑफ टू और मोर सेट्स, यानी कि जहां एक ही प्रकार का काम हो रहा है, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग जिसमें शामिल हैं, ठीक, उसको हम जो है वो रिले कहेंगे। ठीक, और एंड इज टू सच पीरियड ऑफ कॉल्ड शिफ्ट, मतलब सभी लोगों का एक पीरियड होगा ना, तो पीरियड को शिफ्ट का है। शिफ्ट तो मैंने बताया ना, सुबह 8 से शाम के 4, शाम के 4 से रात के 12, रात के 12 से सुबह 8, ये हो गई शिफ्ट। अब रिले को समझ लीजिए। रिले मतलब मान के चलिए कि एक ड्रिलिंग गएंगे, मतलब ड्रिलिंग में एक लोग तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक लोग से अंडरग्राउंड माइंस में ड्रिलिंग तो होगी नहीं। तो वहां क्या जाता है, दो या दो से अधिक लोग या सपोर्ट के लिए मान के चलिए, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग किसी एक टाइम पर, ठीक है, एक ही काम को करने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं रिले। याद रखिएगा। और शिफ्ट तो आपको बता ही दिए, शिफ्ट मतलब एक इच टाइम पीरियड होगा, प्रत्येक टाइम समय होगा, उसी को हम शिफ्ट कहते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टेबल इंजरी। ठीक है, एक्सीडेंट की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, ठीक है, बार बार नहीं बताने का मौका मिलता है। ठीक है, देखिए आपको इंजरी या एक्सीडेंट बताता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है माइनर एक्सीडेंट। किसी भी व्यक्ति को चोट लगे और 24 घंटे के अंदर वो काम पर लौट आए, याद रखिएगा एक ही बार बोल रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, वो काम पर लौट आए, तो उसको बोलते हैं माइनर एक्सीडेंट। दूसरा होता है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है वो 72 घंटे के अंदर में अगर काम पर लौट आता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल चोट लगती है ना, हल्के फुल्के लग गई, 72 घंटे के अंदर काम पर लौट आया, उसको बोलते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। ठीक है, या रिपोर्टेबल इंजरी। तीसरा हम लोग का होता है, इसमें हम लोग का होता है तीसरा सीरियस बॉडली इंजरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है
और उसकी जैसे हाथ की हड्डी टूट जाना, हाथ की उंगली टूट जाना, या बॉडी का कोई पार्ट, कोई भी मतलब कोई हिस्सा, मैं पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी का कोई पार्ट जो है वो परमानेंटली काम करना बंद कर देता है, ठीक है, मतलब टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सीरियस बॉडीली इंजरी। ठीक, पहला माइनर एक्सीडेंट, दूसरा रिपोर्टेबल, तीसरा सीरियस बॉडीली, ठीक है। और चौथा जो एक्सीडेंट होगा, जब किसी व्यक्ति की वर्किंग काम के दौरान मौत हो जाती है, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें किसी की जान चली गई, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। लेटेस्ट में भी कुसमुंडा माइंस में हुआ ना, आपने देखा होगा शायद उसका वीडियो भी, वहां पर एक असिस्टेंट मैनेजर की जान चली गई, है ना, तो वो लापरवाही के कारण भी गई है, कुछ उसमें ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ नहीं बरते जाने के कारण होता है, क्योंकि माइंस जो है वो अधिकतर ऐसी चलती है, सब वो कहते हैं जुगाड़, जुगाड़ वाला सिस्टम है। तो फैटल एक्सीडेंट जो होता है जिसमें किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो उसको बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट, ठीक है। और एक होता है लास्ट हमारा डिजास्टर। जब किसी एक्सीडेंट में, ये क्वेश्चन आया था, कहाँ पर आया था, ईसीएल में आया था ये, जब किसी एक्सीडेंट में 10 या उससे अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं डिजास्टर, ठीक है। याद रखिएगा, माइनर, रिपोर्टेबल, सीरियस बॉडली, फाइटल और डिजास्टर, मतलब समझा दिया हूं मैंने। तो वही है, यहाँ पर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट बोल रहा है, तो 72 घंटे या उससे ज्यादा समय का जो व्यक्ति होता है ना, एक्सीडेंट होने के 72 घंटे या उससे ज्यादा समय तक काम पर ना लौटे, तो उसको रिपोर्टेबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सीरियस बॉडीली इंजरी। सीरियस बॉडीली इंजरी, बॉडी का कोई पार्ट परमानेंट लॉस हो जाए, ठीक है, जिसमें जॉइंट ऑफ ये हो सकता है, फिंगर भी हो सकता है, ठीक है, हिंग्स जॉइंट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई पैर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, हाथ की उंगली, पैर की उंगली टूट जाना, ठीक है, मतलब, या आंखों से अंधा हो जाना, कान से सुनाई ना देना, मतलब कोई एक पार्ट जो परमानेंटली डिसेबल हो जाए, तो उसी को बोलते हैं सीरियस बॉडीली इंजरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। सीरियस बॉडीली इंजरी के बाद क्या है हम लोग का, वीक। वीक का मतलब होता है 7 दिन का समय, और आपको पता है वीक हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, संडे से होता है, ठीक है। तो सैटरडे मिडनाइट से 7 डेज का जो समय होता है, 7 दिन का, उसको हम वीक कहते हैं। वीक का मतलब हफ्ता होता है ना, सबको पता है, ठीक है। बिलो ग्राउंड माइंस तो आपको बताई दी, ठीक है। बिलो ग्राउंड माइंस जो है वो सुपर जसेंट रॉक के नीचे जो की गई माइनिंग होती है, उसको बिलो ग्राउंड कहते हैं। एबव ग्राउंड पता है आपको, सुपर जसेंट रॉक के ऊपर जो माइनिंग करेंगे वो एबव ग्राउंड होगा, जिसे ओपन कास्ट वर्किंग है। तो डेफिनेशन यही थी, ठीक है, माइंस एक्ट की। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आज हमारा एक फर्स्ट क्लास था, सिर्फ डेफिनेशन क्लास था, तो हमने ये बेसिक चीजें आपको बताई है, क्योंकि काफी समय इसमें चला गया आपको समझाने में, ठीक है, बताने में। तो इसमें हमने एक सिर्फ बेसिक क्लास ली है कि क्या होता है माइंस एक्ट 1952, क्या होती है डेफिनेशन, कैसे याद करना है, पढ़ना कैसा है, ठीक है। अब आइए आपको हम थोड़ा सा जो है याद करा देते हैं, एक एक पॉइंट, मतलब कि एमसीक्यू के तौर पर जिसको कहते हैं, वो एमसीक्यू बना लेते हैं, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया अभी कि एमसीक्यू हम बनाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, उसको याद रखना है, लिखना है कॉपी में, तभी तैयारी होगी माइनिंग एग्जाम्स की, ठीक है। तो सीरियस हो जाइए और ऐसे ही पढ़िए। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बना, माइंस एक्ट 1952 कहाँ कहाँ लागू होता है। पहला क्वेश्चन सिंपल है, तो आंसर लिख लीजिएगा कोल, मेटल, ऑयल, सभी पर। दूसरा हमारा क्वेश्चन बना, माइंस एक्ट 1952 कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1952 को। तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया, माइंस एक्ट 1952 कब ड्राफ्ट तैयार किया गया या इनेक्टेड डेट क्या था, तो आंसर रखे 15 मार्च 1952। फोर्थ हमारा क्वेश्चन हो गया कि माइंस एक्ट 1952 कहाँ कहाँ लागू होता है, तो आंसर लिखना होल ऑफ द इंडिया, यानी कि पूरे भारत पर लागू होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि माइंस एक्ट 1952 वो किस डेट से लागू हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1953 से, मतलब परमानेंटली लागू हो गया। फिर उसके बाद माइंस अगर लागू ओपन होती है तो वहाँ ऑलरेडी एक्ट हो जाएगा लागू, ठीक है, पहले से। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, माइंस एक्ट 1952 किसके द्वारा बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एडल्ट का मतलब क्या होता है, तो आंसर लिखना 18 साल या उससे अधिक।
8 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एजेंट किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो आंसर लिखना ऑनर। ठीक, थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एजेंट क्या क्या काम करता है, तो आंसर लिखना मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड, ठीक है, लिखना फाइनेंशियल कंडीशन को देखता है। ठीक, क्वेश्चन ये भी बन सकता है हम लोग का नेक्स्ट कि एजेंट किससे ऊपर होता है, तो आंसर लिखना मैनेजर से। अधीन तो आपको पता है ऑनर के अधीन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर किस एक्ट के अधीन अपॉइंट होता है, तो सेक्शन नंबर 12। ठीक, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सॉरी सॉरी, चीफ इंस्पेक्टर अधीन नहीं बोला, चीफ इंस्पेक्टर याद रखिएगा कि एक्ट के अधीन ये अपॉइंट हो जाए। ठीक है, बस इतना। सेक्शन नंबर 12 है कमेटी के लिए। नेक्स्ट लीजिएगा, कमेटी किस सेक्शन के अधीन बनाई जाती है, तो सेक्शन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो आंसर लिख लीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या एज या इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, तो आंसर लिख लीजिएगा यस, किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिएगा माइंस में एम्प्लॉय किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो एम्प्लॉय किसके द्वारा होता है, ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा, ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा ये हो जाएगा कि माइंस किसे कहा जाता है, तो आंसर लिख लीजिएगा, मतलब थोड़ा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा, जहां पर मिनरल्स को सर्च करने या मिनरल्स को निकालने की प्रक्रिया होती है उसे हम माइंस कहते हैं। ठीक, इसमें आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, शाफ्ट, ठीक है, या फिर ऑयल होल, बोर होल, ठीक है, बोर होल्स, ऑयल वेल्स, जितने भी सब स्टेशन, रेक्टिफायर स्टेशन, वर्कशॉप, ठीक है, सारी चीज आप चाहें तो लिख सकते हैं माइंस के डेफिनेशन में एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मिनरल्स कहाँ प्राप्त होता है, तो सरफेस से, मतलब अर्थ क्रस्ट से, मतलब कि जमीन के नीचे से। ठीक है, जमीन के नीचे से लिख लीजिए। नेक्स्ट, मिनरल्स के अंतर्गत किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया, तो आंसर लिख लीजिएगा एनी मिनरल प्लस नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम को। ठीक है, नेक्स्ट है माइंस का ऑफिस कहाँ पर होगा, तो सरफेस पर होगा। नेक्स्ट हो जाएगा ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस का डेफिनेशन, तो आंसर लिख लीजिएगा सुपर जसेंट रॉक के ऊपर की गई माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आंसर लिख लीजिएगा क्वेश्चन, किसी एक शिफ्ट में दो या दो से ज्यादा लोग एक ही काम को करने के लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर लिख लीजिएगा रिले। और शिफ्ट का मतलब लिख लीजिएगा, शिफ्ट का मीनिंग होता है टाइम ऑफ द पीरियड। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अंडरग्राउंड वर्किंग कैसे कहते हैं, तो आंसर लिख लीजिएगा कि सुपर जसेंट रॉक के नीचे की गई वर्किंग को अंडरग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का मतलब कितने घंटे या उससे अधिक, तो आंसर लिख लीजिएगा 72 घंटे या उससे अधिक कोई व्यक्ति काम पर ना लौटे तो उसे सुपर जसेंट, वो सॉरी, रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा सीरियस बॉडीली इंजरी में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया, तो आंसर लिखिएगा हियरिंग लॉस, यानी कि सुनने की क्षमता, ठीक है, आंखों का अंधा, एक आंख से दिखाई ना देना, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा पैरों का जॉइंट या कोई भी किसी भी प्रकार का जॉइंट्स का टूट जाना, या या फिर ऐसा लिख लीजिएगा लास्ट पॉइंट कि बॉडी का कोई पार्ट परमानेंट लॉस हो जाए तो उसे हम सीरियस बॉडीली इंजरी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा एबव ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर लिख लीजिएगा सुपर जसेंट रॉक के ऊपर की गई माइनिंग, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे ओपन कास्ट को हम एबव ग्राउंड, ठीक है, सॉरी गलती हो गई इसमें। ठीक है, एबव ग्राउंड मतलब माइंस का ऊपरी हिस्सा होता है। ठीक है, एबव ग्राउंड, ठीक है, माइंस का ऊपरी हिस्सा, तो ये हमारा हो जाएगा एबव ग्राउंड। ठीक है, तो ओपन कास्ट है, अंडरग्राउंड भी है, एबव ग्राउंड भी हो गया, है ना। आपको रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के बारे में भी समझाया मैंने, कितने प्रकार के होते हैं, किसको कौन सा एक्सीडेंट कहता है, याद रखिएगा। एक्सीडेंट से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। माइंड सेट से आपका क्वेश्चन बन भी सकता है। एडल्ट की डेफिनेशन हमेशा आती है, एजेंट के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना।
और एक्सीडेंट वो तो कंपलसरी है। ठीक, तो इनमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछे जाता है। कभी कभी तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी डब्ल्यूसीएल में देखने को मिला है कि माइंडसेट कब लागू हुआ, 1 जुलाई 1952, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आज का क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। माइंडसेट का एक बेसिक चीजें हमने पढ़ा है, आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, कल से हमारी क्लास थोड़ी स्पीडली चलेगी। ठीक है, कम से कम 15 से 20 सेक्शन हमारे कल कंप्लीट होंगे, तो क्लास में जरूर आइए कल। ठीक है, आज हमारी क्लास को करते हैं यहीं पर क्लोज।